नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई पुष्पेंद्र कुमार आज जीके जीएस की एक बेहतरीन कक्षा लेके आया हूँ क्लास, जो आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप क्लास को पूरा ज़रूर वॉच करें, कहीं भी स्किप ना करें वीडियो को, ताकि आपको कोई भी जानकारी अधूरी ना रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह निम्न में से कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि लोथल, क्वेश्चन नंबर बी है रोपड़, क्वेश्चन नंबर सी है कालीबंगा, क्वेश्चन नंबर डी है मोहनजोदड़ो। तो इसमें पहला क्वेश्चन सही है। कौन सा क्वेश्चन सही है? पहला, जिसमें पहले में क्या है? लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। अब हम बात करेंगे रोपड़ की। रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी किनारे। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक था। कौन सा था? 1750 बीसी तक था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थीं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसलें थीं वो जौ और गेहूँ थीं। जौ और गेहूँ थीं। जो सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता थी वो कौन सी थी? इनकी नगरीय सभ्यता थी। कौन सी थी? नगरीय। क्या थी? नगरीय। ध्यान रहे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। कौन थे खोजकर्ता? दयाराम साहनी जी। तो अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 ईस्वी में। कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। किसने की थी? इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। खोजकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो से ही बृहद स्नानागार मिला है। कहाँ से मिला है? बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और इससे ही कांस्य की नर्तकी प्राप्त हुई। कहाँ से? कांस्य की नर्तकी भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गायत्री मंत्र। किसकी बात करते हैं? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र के मतलब रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र के रचयिता हैं विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। ये किसके लिए समर्पित है गायत्री मंत्र? तो सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 9वां मंडल कौन सा है? जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। 9वें मंडल में कौन मिलते हैं? सोम देवता जी। ठीक है। अब हम बात करते हैं मंडल मतलब मंडल की कि कितने मंडल हैं और जी मतलब कि कौन सा मंडल किसके लिए है। मंडल 2 से लेके 7 तक वंश मंडल हैं। 2 से लेके 7 तक हैं वो वंश मंडल के अंतर्गत आते हैं। उसमें वंश मंडल बताया गया है। ठीक है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? जो ऋग्वेद की मूल लिपि थी वो कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। अब हम अगर भाषा की बात करेंगे तो संस्कृत है दोस्तों। भाषा पे नहीं जाएंगे। अगर ऑप्शन में अगर भाषा भी दिया है और लिपि दी है कि तो आप दोस्तों ब्राह्मी लिपि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगर क्वेश्चन जैसे परीक्षा में आता है तो उसको ध्यान से पढ़ के तभी टिक करें, क्वेश्चन को गलत टिक ना करें। ध्यान रहे। अब हम बात करते हैं वेद। ऋग्वेद में मतलब जो वेद हैं वो कितने वेद हैं? टोटल वेदों की बात करेंगे। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। आपको पता ही होगा कौन कौन से हैं। नंबर 1 होता है ऋग्वेद, नंबर 2 होता है सामवेद, नंबर 3 होता है अर्थवेद, नंबर 4 होता है यजुर्वेद, नंबर 4 होता है यजुर्वेद। ठीक है, समझ गए आप? तो आप इसको साथ साथ राइट डाउन करते रहें, साथ साथ अपना नोट्स बनाते चलें, ताकि आने वाली परीक्षा में आपको दिक्कत ना हो। आप उसको एक बार रिवाइज करेंगे तो अगर जैसे रात को रिवाइज कर लेंगे थोड़ा बहुत तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और साथ साथ एक दिन का जैसे आज की क्लास कल ले लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। समझ गए ना? तो क्लास को साथ साथ लेते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम बात करेंगे वेदांग की। आइए दोस्तों, वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेदांग में पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा वेदांग है कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं। 6 वेदांग को आप देख सकते हैं कैसे हैं 6 वेदांग। अब हम बात करेंगे पुराण। पुराण कितने हैं दोस्त? 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18।
अब हम चलते हैं उपनिषद की ओर। उपनिषद की संख्या है वो कितनी है? उपनिषद हैं 13। कितने उपनिषद हैं? 13। कितने उपनिषद हैं दोस्तों? 13। मेरी तरह अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आप चाहें कभी इनको दोहरा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको दिक्कत समस्या कभी भी नहीं आएगी। कोई भी एग्जाम दे के आ जाएं, आप इनको साथ साथ दोहराएं ध्यान से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? अब हम बात करते हैं दोस्तों, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो कठो उपनिषद में मिलता है। किस उपनिषद में मिलता है? कठो उपनिषद में। किस में? कठो उपनिषद में, ध्यान रहे। और सबसे बड़ा उपनिषद है वो कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा है? बृहदायक उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? बृहदायक उपनिषद। ठीक है। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद कितने हैं दोस्तों? 108 उपनिषद हैं। ध्यान रहे इस चीज़ का, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें बताता चलता हूँ आपको, ताकि समस्या ना हो कोई भी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते की बात करेंगे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? ठीक है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस में है? मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद में है। किस में है? मुंडक उपनिषद में, ध्यान रहे। गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया वेद कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। ये दोनों में लिखा गया है और इसमें ही यज्ञ संबंधी विधि को समझाता है। इसमें ही यज्ञ संबंधी विधि को समझाता है। यज्ञ संबंधी विधि को समझाता है, यही मतलब यजुर्वेद ही यज्ञ संबंधी विधि को भी समझाता है। अर्थवेद की बात करेंगे। अर्थवेद में क्या मिलता है? तंत्र मंत्र इसी में रहते हैं सारे, जो जादू टोना तंत्र मंत्र जो करते हैं ना, भगत वगैरह होते हैं, और जो मतलब जो पंडित वगैरह होते हैं, ब्राह्मण लोग, वो सभी लोग इसी को मतलब तंत्र मंत्र की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का, जो आप देख सकते हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, हथकरघा उद्योग है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। कौन सा उद्योग है? हथकरघा उद्योग। दोस्तों इसको रिवाइज जरूर करें। जैसे आज मैंने क्लास करा दी, तो आप शाम को इसको रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि आपको रिवाइज हो जाएगा। एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, आपको दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और आगे मैं जो क्लास लेके आऊँगा वो भी आप देखें, ज़रूर देखें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको कोई भी क्लास मिस ना हो पाए, इसलिए तो मैं क्लास कराता रहूँगा आपको और आप क्लास करते रहें। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के कुछ संबंधी क्वेश्चन हैं। गौतम बुद्ध से संबंधी कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने, 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं, तो उनको भी ध्यान से देख लें। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 563 बीसी में। कब हुआ था? 563 बीसी में, ध्यान रहे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया, जिसको बोलते हैं बोध गया। मैं बोध नहीं लिखा हूँ, गया लिख दिया हूँ। इसको गया में हुई थी, वैसे बोध गया में। ठीक है, ध्यान रहे। हम बोध गया ही बोलते हैं उसको, अब तो बोध गया नाम दिया गया है। इनके पिता का क्या नाम था? आपको ये भी ध्यान रहे। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। इनका वंश क्या था? शाक्य वंश था। कौन सा वंश था? शाक्य वंश था। इनकी माता का क्या नाम था? महामाया। जो गौतम बुद्ध थे उनकी माता का क्या नाम था? तो माया जो इनकी माता थी, महामाया, इनकी माता का नाम महामाया था, ध्यान रहे। इनको ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। अब इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपको ये भी बात पता होनी चाहिए। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। और इनका महापरिनिर्वाण दिवस कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था इनका? परिनिर्वाण होता है निर्वाण जिसका करते हैं, जैसे मृत्यु। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु जिनका, तो इनकी कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, ध्यान रहे। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 483 बीसी में। बीसी मतलब ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। अब हम एक बात और बताएंगे, जब इनकी मृत्यु हुई तभी मतलब मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। वो किस मतलब इन्होंने मौर्य वंश को मतलब किया था, तो इन्होंने ही सेल्यूकस निकेटर था, उसको भी हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। कब हराया था? 305 ईस्वी में। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस निकेटर था उसकी
बेटी से ही शादी की थी, बेटी से ही विवाह किया था। दोस्तों, तो आपने पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखा होगा शायद, मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने 4 दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आपसे छूटे ना। और मैं ऐसे ही आपको इससे भी बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा। ध्यान रहे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।